हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन देव शर्मा। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आपको बता दूं कि आपको इस चैनल पे फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री के हैंड रिटेन नोट्स जो हैं वो मिल जाएंगे। क्लास 11th एंड 12th दोनों क्लासेस के फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री के हैंड रिटेन नोट्स जो हैं वो अवेलेबल है इस चैनल पे, ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। ये आपका फिज़िक्स क्लास 12th का चैप्टर 8 है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इसमें पहले है डिस्प्लेसमेंट करंट। तो द करंट विच कम्स इनटू प्ले इन द रीजन इन विच द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज चेंजिंग विद टाइम। तो वो करंट जब इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होते हैं टाइम के साथ, तो उस रीजन में जो करंट आता है वो क्या होता है? आपका डिस्प्लेसमेंट करंट। ये इसका फॉर्मूला है। And consider a capacitor, and outside the plates of the capacitor there is conduction current। और अगर कैपेसिटर आप कंसीडर करें तो आउटसाइड प्लेट के जो होगा कैपेसिटर के, वो कौन सा करंट फ्लो होता है? वो कंडक्शन करंट फ्लो होता है। और एरिया बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है, ओके, समझ रहे होंगे आप। जैसे कि कैपेसिटर होता है आपका, उसके बीच जो होता है, जो आप बनाते होंगे तो बीच में जो खाली जगह होती है, आप वैसे समझ सकते हैं। तो उसके बीच में होता है वो आपका डिस्प्लेसमेंट करंट फ्लो होता है, और उसके बाहर जो होते हैं वायर समझ लीजिए, तो वो कंडक्शन करंट होता है। द फिजिकल बिहेवियर ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट इज सेम एज द इंडक्शन करंट या कंडक्शन करंट। फिर कंडक्शन करंट है, इट अराइजेज ड्यू टू द फिक्स चार्ज। और डिस्प्लेसमेंट करंट इट अराइजेज ड्यू टू द वेरिंग या फिर चेंज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। और स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आपका डिस्प्लेसमेंट करंट जो है वो ज़ीरो होता है, और टाइम वेरिंग के लिए नॉन ज़ीरो। आउटसाइड द कैपेसिटर देयर इज़ ओनली कंडक्शन करंट एंड नो डिस्प्लेसमेंट करंट। ये बता चुका हूँ, ठीक है। आउटसाइड क्या होता है? आपका कंडक्शन करंट, और बीच में क्या होता है? आपका डिस्प्लेसमेंट करंट। देयर आर सम केसेस वेयर बोथ कंडक्शन एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट करंट इज़ प्रेजेंट, ठीक है। कुछ केसेस में आपका दोनों होता है, तो जो टोटल करंट होता है वो कंडक्शन प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट का सम होता है। फिर नीड फॉर डिस्प्लेसमेंट करंट। तो अम्पेयर सर्किटल लॉ फॉर कंडक्शन करंट ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर वाज फाउंड इनकंसिस्टेंट। तो अम्पेयर सर्किटल लॉ जो है, जब कंडक्शन करंट के लिए निकाला गया था, तो ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर, तो ये इनकंसिस्टेंट साबित हुआ। तो मैक्सवेल आर्ग्यूड दैट द अबव इनकंसिस्टेंसी ऑफ अम्पेयर सर्किटल लॉ मस्ट बी ड्यू टू समथिंग मिसिंग। तो उन्होंने बोला कुछ ना कुछ ज़रूर मिसिंग है, इसीलिए ये इनकंसिस्टेंट आया है। तो मैक्सवेल पॉइंटेड आउट दैट फॉर कंसिस्टेंसी ऑफ अम्पेयर सर्किटल्स लॉ देयर मस्ट बी डिस्प्लेसमेंट करंट। तो उन्होंने ही बोला कि कंसिस्टेंसी के लिए अम्पेयर सर्किटल लॉ के यहाँ पे ज़रूर डिस्प्लेसमेंट करंट होना चाहिए, यह होगा। तो अलॉन्ग विद कंडक्शन करंट IC in the closed loop, IC plus ID means displacement or conduction has the property of continuity, although individually they may not be continuous, ठीक है। तो इंडिविजुअली कंटिन्यूस नहीं हो सकते हैं, बट टुगेदर ये कंटिन्यूस हो सकते हैं। तो मैक्सवेल मॉडिफाइड एम्पेयर सर्किटल लॉ इन ऑर्डर टू मेक द सेम लॉजिकल कंसिस्टेंट। तो उन्होंने ही एम्पेयर सर्किटल लॉ को मॉडिफाई किया, ठीक है। तो ही स्टेटेड दिस वे द एम्पेयर सर्किटल लॉ। तो म्यू नॉट IC प्लस ID, और आपका ID की वैल्यू ऊपर देखा था आपने, वो यहाँ पे बस पुट कर दी गई है, एप्सिलॉन नॉट d∅/dt। दिस इज एम्पेयर सर्किटल लॉ, और इसे मॉडिफाइड मैक्सवेल लॉ भी कहा जाता है। फिर आपका डिस्प्लेसमेंट करंट प्रोड्यूसेस इन स्पेस ड्यू टू चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सरफेस। दिस रिवील्स दैट वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इन द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो डिस्प्लेसमेंट करंट जो है वो स्पेस में प्रोड्यूस होता है क्योंकि चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स से, और इसी ने बताया कि वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड का भी सोर्स होता है। टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट्स मैग्नेटिक फील्ड गिवन बाय एम्पेयर्स मैक्सवेल लॉ। टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो
इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जनरेट करता है वो किसने दिया था, फैराडे लेंज लॉ में। तो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों जो है एक दूसरे को जनरेट करती है। उसके बाद है आपका मैक्सवेल इक्वेशन ऑफ ईएम वेव्स। तो मैक्सवेल्स इक्वेशन डिस्क्राइब हाउ एन इलेक्ट्रिक फील्ड कैन जनरेट अ मैग्नेटिक फील्ड एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो ये आपका दिखाता है कि कैसे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जनरेट करता है मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। दीज इक्वेशंस डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप एंड बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे 4 मैक्सवेल्स इक्वेशन है विच आर एक्सप्लेन बिलो। पहला होता है आपका गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो ये डिस्क्राइब करता है आपका सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड or the electric lines of force do not form continuous closed path such that electric line of force starts from some positive charge and ends at some other negative charge। तो ये आपने पढ़ा ही होगा कि ये आपका कंटिन्यूस क्लोज लूप नहीं बनाते हैं। फिर है आपका गॉसेस लॉ इन मैग्नेटिज्म। तो ये डिस्क्राइब करता है सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑलवेज फॉर्म क्लोज पाथ। तो ये हमेशा क्लोज पाथ फॉर्म करते हैं। देन उसके बाद है आपका फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये आपका है डिस्क्राइब्स द लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देन फोर्थ है आपका मॉडिफाइड एम्पेयर सर्किटल लॉ जिसे मैक्सवेल एम्पेयर लॉ भी कहते हैं। तो ये है आपका म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी, जो कि आपने ऊपर देखा था। यहाँ पे आई सी आपका कंडक्शन करंट है और आई डी आपका डिस्प्लेसमेंट करंट है, और ये डिस्क्राइब करता है द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैक्सवेल्स इक्वेशंस शो द इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड रे ऑप्टिक्स आर ऑल इंटररिलेटेड टू ईच अदर। देन इसके बाद है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो कि आपका ये चैप्टर भी है। तो हम इसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह और क्या है ये वो देखेंगे। तो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड एंड चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड। द रिजल्ट इज़ अ वेव ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स दैट कैन प्रोपगेट थ्रू स्पेस। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ऊपर देखा आपने कि इलेक्ट्रिक फील्ड, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसी के रिजल्ट से जो वेव ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो और जो प्रोपागेट करती है स्पेस में, वही प्रोपागेटिंग फील्ड जो होती है वो क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ये आपका चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। दस टू फील्ड्स बिकम सोर्स ऑफ ईच अदर एंड द वेव प्रोपागेट्स इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू बोथ द फील्ड्स। तो ये जो है दोनों फील्ड्स हैं वो एक दूसरे का सोर्स बन जाती है और एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ट्रैवल करती है दोनों फोर्सेस से या फील्ड से। मींस कि आपका तीनों जो है वो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, आप ऐसे समझ सकते हैं। फिर मैक्सवेल्स आल्सो कंक्लूडेड दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर। ठीक है, ट्रांसवर्स का मीनिंग ये होता है कि वो क्या है, आपके परपेंडिकुलर है। तो जैसे सच दैट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। जैसा कि मैंने कहा था कि ये तीनों आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन जो है वो परपेंडिकुलर होते हैं, जैसा कि यहाँ पे आप डायग्राम में भी देख सकते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर इस डायग्राम से आप समझे तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका वाई एक्सिस के अलॉन्ग है और मैग्नेटिक फील्ड आपका जेड एक्सिस के अलॉन्ग है, तो प्रोपागेट कहाँ करेगी वेव, वो एक्स डायरेक्शन में। तीनों क्या होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। फिर आपका इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर इन सेम फेज, और ये दोनों सेम फेज पे होते हैं। Maxwell also found that the electromagnetic wave should travel in free space या वैक्यूम with speed of light। तो स्पीड ऑफ लाइट जो है उसकी स्पीड से ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो वैक्यूम में या फ्री स्पेस में ट्रैवल करती है, जो कि होता है आपका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ये इसका फॉर्मूला है, यहाँ पे सब लिखा है। म्यू नॉट आपका परमिएबिलिटी होता है, एप्सिलॉन नॉट आपका परमिटिविटी, सी आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड ई नॉट एंड बी नॉट क्या है आपका पीक वैल्यूज़।
फिर है आपका अगर वेलोसिटी वेव इन अ मीडियम किसी अदर मीडियम में हो अदर देन वैक्यूम, तो ये आपका वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा, जो कि आप जानते हैं रिलेटिव परमिटिविटी से आप निकाल सकते हैं। फिर लेट द इलेक्ट्रिक फील्ड बी एक्टिंग अलॉन्ग वाई एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस, तो देन जो आपका इंस्टेंट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स वेरिंग साइनसोडियली विद एक्स एंड टी कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन। तो ये आपकी इक्वेशन होगी इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड की एक्स एंड टी के रिस्पेक्ट में। फिर आपका ये एग्जांपल है, एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल है, तो आप ये देख लेना आपका क्वेश्चन, और बिल्कुल अच्छे से इसे सॉल्व किया हुआ है। आपको बस फॉर्मूला पुट करना है और वैल्यूज़ निकालनी है कंपेयर करके। तो ये आप देख सकते हैं, इतना कुछ टफ नहीं है, डिटेल में मैंने सॉल्व कर रखा है ये। फिर है आपका सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो उसके सोर्सेज क्या है। तो वी नो दैट एन इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट हैज़ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन अराउंड इट बट नो मैग्नेटिक फील्ड। तो ये आप जानते हैं कि रेस्ट चार्ज क्या होता है, उसके अराउंड आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता। और अ मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस बोथ द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इफ अ चार्ज इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स विल नॉट चेंज विद टाइम, हैंस नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन बी प्रोड्यूस्ड। तो अगर कोई चार्ज जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उसमें ना तो इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा विद टाइम के साथ, इसीलिए वहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो जनरेट नहीं होगी। क्योंकि आप जानते हैं कि सोर्स क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, चेंजिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। बट इफ चार्ज इज एक्सेलरेटेड बोथ द मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड विल चेंज, जैसा कि कहा मैंने, विद स्पेस एंड टाइम इट देन प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो अगर चार्ज एक्सेलरेट कर रही है तभी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस करेंगी। इट शोज दैट ओनली द एक्सेलरेटेड चार्ज अलोन कैन जनरेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक waves. In an atom, an electron while orbiting around the nucleus in a stable orbit, although accelerating, does not emit EM waves. तो अगर इलेक्ट्रॉन जब ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, घूमता है न्यूक्लियस के स्टेबल ऑर्बिट में, तो वो क्या करता है, वो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एमिट नहीं करता है। EM वेव्स आर एमिटेड ओनली व्हेन इट फॉल्स फ्रॉम हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी। तो कब निकलता है उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जब इलेक्ट्रॉन जो है वो हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी पे एमिट होता है या गिरता है। तो EM वेव्स सच दैट एक्सरेज जो है वो आप फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स को भी निकाल सकते हैं। जैसे फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स आर सडनली स्टॉप्ड ऑन अ मेटल टारगेट एट हाई एटॉमिक नंबर्स, तो उससे आप एक्सरेज जो है वो बना सकते हैं। अब है आपका एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। द EM वेव्स कैरी एनर्जी विच इज़ डिवाइडेड इक्वली बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। तो एवरेज इलेक्ट्रिक डेंसिटी आपकी क्या होती है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और एवरेज मैग्नेटिक डेंसिटी क्या होती है, हाफ बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट, और जो टोटल होता है वो इन दोनों का सम होता है, जो कि है आपका हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर प्लस हाफ बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट। तो यहाँ पे जब आप इनकी वैल्यूज़, जो कि आप सी की वैल्यू जानते हैं 1 में अंडर रूट म्यू नॉट ई नॉट और ERMS वगैरह सब पुट करेंगे, तो आपका जो टोटल एनर्जी है वो आपका एनर्जी के फॉर्म में भी आप निकाल सकते हैं, और मींस इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में भी निकाल सकते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड से भी। तो आपका जो टोटल एनर्जी है वो ई स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट भी हो सकता है, इक्विवेलेंट टू आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी के बराबर, और मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी के बराबर भी हो सकता है ये। फिर आपका मोमेंटम ऑफ EM वेव्स। तो अकॉर्डिंग टू द क्वांटम थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज मेड अप ऑफ मासलेस पार्टिकल कॉल्ड फोटॉन्स। तो अगर क्वांटम थ्योरी ने कहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो मासलेस पार्टिकल फोटोन से बना है, तो जो मोमेंटम फोटोन का होगा वही क्या होगा,
आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का होगा, मीन्स वेव्स का होगा। तो मोमेंटम ऑफ फोटॉन्स जो होता है वो होता है P इक्वल टू टोटल एनर्जी अपॉन में C। तो दस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम। तो ये अगर आपसे कोई पूछता है कि क्या रीज़न है कि मोमेंटम होता है, तो उसमें भी आप ये जो है आप लिख सकते हैं कि आपका क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है किससे बना है, फोटोन से, और फोटोन का मोमेंटम होता है, इसीलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का भी मोमेंटम होता है। फिर है आपका एज दे कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम व्हेन इट इज़ इंसिडेंट अपॉन अ सरफेस EM वेव्स एक्सर्ट्स प्रेशर। तो अब जैसे कि एनर्जी और मोमेंटम होता है इसके पास, तो इसीलिए जब EM वेव्स किसी सरफेस पे गिरता है तो इसलिए वो उस पर प्रेशर भी एक्सर्ट करता है, तो इससे प्रेशर भी बनता है। तो रेडिएशन प्रेशर क्या होता है, ये डेफिनेशन में पूछ सकते हैं। तो रेडिएशन प्रेशर है फोर्स एक्सर्टेड बाय EM वेव्स ऑन यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस इज कॉल्ड रेडिएशन प्रेशर। फिर कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक एंड प्रॉपर्टीज़ हैं EM वेव्स की। तो EM वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेलरेटेड ऑन ऑक्सीलेटिंग चार्ज, ये आपने पढ़ लिया। दीज वेव्स डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपागेशन, ये आपका वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकते हैं। और इन फ्री स्पेस इसका स्पीड कितना होता है, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर। फिर है आपका EM वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर, जैसा कि बताया था क्या होता है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड और परपेंडिकुलर प्रोपागेशन की जो डायरेक्शन होती है क्या है, तीनों आपस में परपेंडिकुलर होती है 90 डिग्री मीन्स। और EM वेव्स क्या है, एनर्जी और मोमेंटम कैरी करते हैं। और EM वेव्स जो है आपका प्रेशर भी एक्सर्ट करते हैं, और वेलोसिटी डाइलेक्ट्रिक में इसकी स्पीड ऑफ लाइट से कम होती है। तो ये था आपका EM वेव्स का। वीडियो लंबी हो रही है तो इसका जो नेक्स्ट आगे है वो मैं आगे अगली वीडियो में बताऊंगा, जिसमें आप टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स देखेंगे। और फ़िलहाल ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना। इसमें ये आपका NCERT के एक्सरसाइज का 8th क्वेश्चन है जो कि मैंने सॉल्व करके दिखाया हुआ है, इसमें आप इसे ट्राई कर सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करना। नोट्स अगर आपको अच्छे लगे, आपके काम के, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना दोस्तों के साथ ग्रुप में, क्योंकि अभी सब ऑनलाइन चल रहा है तो हो सकता है उन्हें भी नोट्स की ज़रूरत हो। और ये बेस्ट नोट्स हैं, आपने देख ही लिया होगा। तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अगला पार्ट ज़रूर देखना। अगले पार्ट में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ेंगे, और फिर टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जो भी EM वेव्स है आपके, उनके बारे में पढ़ेंगे, अल्फ़ा गामा रेज वगैरह जो भी हैं। तो प्लीज़ बने रहे चैनल के साथ, और चैनल सब्सक्राइब कर ले जाते आते हैं। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए।